नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं क्योंकि JNU का मामला है। JNU के अंदर जहां कुछ नारे रकम किए गए थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस की कई इमारतों पर मुखालिफ ब्राह्मण नारे तहरीर किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर हुई हैं, काफ़ी वायरल हुई हैं। स्टूडेंट्स का दावा है कि स्कूल बराए इंटरनेशनल स्टडीज़ दौम की इमारत को मुखालिफ ब्राह्मण और तबके के नारों के साथ ही तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही RSS से मुल्हिका तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तोड़ फोड़ के लिए दाएं बाजू को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। ABVP का कहना है कि JNU में स्कूल बराए इंटरनेशनल स्कूल स्टडीज दौम इमारत पर मज़कूरा कम्युनिटियों ने तौहीन आमीज़ तहरीर की है और उन्होंने आज़ाद प्रोफेसरों के चैम्बरों को धमकाने के लिए तबाह किया है। उन्होंने कहा कि हमारा यकीन है कि तालीमी मकामात को एहतमाल तबादुल ख्याल और मुबाहिसा के लिए होता है, न कि समाज और स्टूडेंट्स में जहर फैलाने के लिए होता है। आपको बताते चले कि इस तरह के नारे रकम किए गए हैं। दीवारों पर भी कई जो काफ़ी वायरल सोशल मीडिया पर हुई, उसके बाद ही जहाँ पर JNU इंतजामिया की जानिब से इन सभी वाक़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की गई है। हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई, मैं जाता ही हूँ। ठीक है, आपने वो लिखा। एक महिला जिसको पहले आपने बंधक बनाया था, पूरा एक दिन, पूरे 2 दिन लगभग उसको बंधक बनाए रखा, उसको लिख दिया कि गो बैक टू शाखा। आप या तो ये स्थापित कर दें कि नहीं महिला शाखा, आप कहते थे महिला शाखा नहीं जाती, लेकिन आपने लिख दिया कि आप भी शाखा जाइए। तो ऐसा मत लिखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब मत करिए। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है और वो हमारी देश की खूबसूरती भी है, लेकिन उसके चलते विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना, विश्वविद्यालय में एक हिंसक वातावरण का निर्माण करना, ये किसी भी अर्थ में ठीक नहीं माना जा सकता। और मुझे लगता है छात्रों से ज्यादा जिम्मेदारी उन शिक्षकों की है, जिन शिक्षकों ने इन छात्रों के मन में, इनके दिमाग में इस प्रकार की कुंठित मानसिकता को पैदा किया है कि कोई दूसरा विचार अगर हो तो उसको इस कैंपस में पनपने न दिया जाए, उसका विरोध किया जाए। उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी टारगेट किया गया, जिसका सामाजिक क्षेत्र में बड़ा काम है, सामाजिक न्याय की लड़ाई में बड़ा नाम है मेरा, उस पर भी इस प्रकार के आक्षेप लगाए जाएं, उसको भी
समय समय पर बेइज्जत करने का प्रयास किया जाए, ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है। आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके कारण आप सभी के समक्ष आना पड़ा। आप सभी ने सुना ही होगा और जेएनयू के कैंपस में आप चूंकि देख सकते हैं यहाँ पे कैसी कैसी अभद्र बातें और गालियाँ लिखी गई है। जेएनयू में ये पहले से वेंडलिज्म लेफ्ट के लोग करते आए हैं, आज इन्होंने सीमा पार कर दी है। आज इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पे जाकर के ऐसी अभद्र बातें लिखी है। जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जहाँ क्लासेस होती हैं वहाँ पे जाति सूचक बातें लिखना, वेंडलिज्म करना, एब्यूजेस करना, ये एबीवीपी इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। वी कंडेम दिस एक्ट। हमारा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है एकेडमिक डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम G20 के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं वैसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। परंतु लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है। ऐसी चीज़ें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। और रही बात एबीवीपी की तरफ से, तो हमने बार बार डीन्स हो या फिर वीसी मैडम हो या फिर जो भी अथॉरिटी हो वहाँ पर लगातार रिक्वेस्ट किया है कि आप चाहे सीएए वाला आंदोलन को देखें, उस समय भी ये भद्र बातें लिखी गई थी। उसके बाद आप देखिए वंदना मिश्रा मैम जो कि जेएनयू की फैकल्टी है, 8 नवंबर 2019 को उनको 4 दिन के लिए कैद कर लिया था अपने मूवमेंट के दौरान लेफ्ट ने। आज सेम फैकल्टी के ऊपर इंटिमिडेट करने के लिए, उनको डराने के लिए डॉक्टर प्रवेश चौधरी सर के ऊपर चैम्बर के आगे, डॉक्टर नलिनी महापात्रा सर के चैम्बर के आगे ऐसी अभद्र बातें लिखी गई है। तो बढ़ते आगे बात जरा अब मौसम की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौसम है, वादी कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में धुंधली सुबह, खुश्क मौसम, थोड़ी सी धूप और रातें सर्द होने का मौसम जो है वो लगातार जारी है। वादी में सर्दी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी में 10 दिसंबर तक मौसम खुश्क और सर्द रहेगा और तब तक इसी तरह धुंधली सुबह शाम, दिन में थोड़ी सी धूप और रातें सर्द रहने का सिलसिला जारी रहेगा। खुश्क मौसम के दरमियान वादी कश्मीर और लद्दाख में कम से कम दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखने में आया है। आज सुबह जो खबर आई कि महकमे मौसमियात का मानना है कि जिस तरह से गुज़श्ता शब रात के दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी आई है और अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता रात -2 जो 2 रोज़ कबल ही वादी कश्मीर के खासकर श्रीनगर के अंदर 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उसके मुकाबले में अब श्रीनगर का रात का दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू में भी कम से कम दर्जा हरारत जो पहले 11.1 रहा एक दिन कबल, उसके साथ साथ ही गुज़श्ता रात अब ये 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लेह में -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, कारगिल में -10.6 और उसके साथ साथ ही साइबर के बाद दुनिया का दूसरा सर्द तरीन मकाम जो द्रास, वहां पर -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों के मुकाबले काफी बेहतरी देखने को आई है और ये महकमे मौसमियात का मानना है कि अगर 10 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, उसके बाद ही थोड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए मौसम के हवाले से किस तरह का मौसम है शहर श्रीनगर के अंदर, उसके साथ साथ ही पूरी वादी के अंदर ही तफसीलात के लिए श्रीनगर चलते अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, अपडेट क्या है मौसम की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से अगर हम बात करेंगे तो -2.1 भी चला गया है श्रीनगर के अंदर रात का दर्जा। लेकिन कल की अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता शब की तो काफी उसमें बेहतरी आई है, ये महकमे मौसमियात का कहना है और 10 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह का मौसम है श्रीनगर के अंदर? देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो जिस तरह से कहा कि कुछ दिनों पहले जो है माइनस से नीचे चला गया था तापमान, तो उसके बाद आज रात जो थी उसमें कहीं थोड़ी सी बहुत बेहतरी आई थी और 0.2 डिग्री सेल्सियस जो रिकॉर्ड किया गया था। और जो कश्मीर के बाकी अजला है वहां पे भी काफी ज्यादा माइनस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था और सर्दी में भी दिन भर इजाफा ही होता नजर आ रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज भी आप देखिएगा इस वक्त करीबन
11:30 बजे हो, और जो इस वक्त भी जो धुंध है वो बहुत ही ज्यादा है और धूप थोड़ी थोड़ी अभी क्लियर हो, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम में किस तरीके से सर्द होता जो नजर आ रहा है, और आगे जाके भी इसमें बहुत ही ज्यादा जो है इंक्रीज हो सकता है, सर्दी बढ़ सकती है। और आपको पता होगा दिसंबर का महीना है, अब 21 दिसंबर के बाद जो है चलाइकलान स्टार्ट होने वाला है, जो कि हार्स्ट विंटर 40 डेज होते हैं जिनमें बर्फबारी पानी जम जाता है, और उसके साथ साथ जो हवा है वो भी ज्यादा सर्द रहती है, और काफी ज्यादा सर्दी 40 दिनों में देखी जाती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज भी काफी ज्यादा सर्दी सुबह शाम देखने को मिल रही। लोग अभी भी हीटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कांगी हो या बाजारों में अगर हम देखें तो लोग आग जलाते हैं और वहां पे अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। और जगह जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि श्रीनगर हो या श्रीनगर के बाकी इलाके हो, कश्मीर में हो, कि जैसे ही सुबह होती है शाम होता है तो लोग अपनी दुकानों के बाहर आग जलाते हैं, या बाकी जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं वहां पे आग जलाते हैं और अपनी बॉडी को जो है वार्म करते हैं। तो इस सब में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि जो बिजली है उसकी वजह से प्रॉब्लम हम लोगों को होती है, क्योंकि हीटिंग अप्लायंस की जरूरत पड़ती है तो, लेकिन बिजली न होने के बराबर होती है, तो जो सर्दी है उसमें वो ज्यादा ही उससे लगती है। तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि मौके में मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई, 10 दिसंबर तक मौसम ऐसे ही रहेगा, यानी कि 10 दिसंबर तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सर्दी में जो है इजाफा हो सकता है, और जो माइनस है वो भी दिन ब दिन बढ़ेगा। तो फिलहाल जो पेशन गोई की है उससे हम साफ जाहिर कर सकते हैं कि आगे जाके इन 10 दिनों में भी मजीद जो है सर्दी बढ़ सकती है। उसके बाद जैसे 21 दिसंबर आएगा, चलाइकलान स्टार्ट होगा, तो उसके बाद ज्यादा ही सर्दी हो सकती है। तो इस वक्त अगर लोगों की तैयारियां देखें तो हर कोई हीटिंग अप्लायंस खरीदने में मसरूफ है, और उसके साथ साथ जो कांगड़िया है या बाकी कोयला है वो खरीदने में मसरूफ है। पूरी तरीके से जो है तैयारियां चल रही है, किस तरीके से विंटर के 40 जो चलाइकलान के जो 40 दिन है उसको कैसे हैंडल कर सके, उसको कैसे निपटा जा सके। और जिस तरह देखा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जो है चलाइकलान जो है वो ज्यादा ही हार देखने को मिला, बहुत ही ज्यादा ठंड थी, बहुत ही ज्यादा कोहरा जम गया था, और बर्फबारी भी चलाइकलान के दौरान हुई थी। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोग आज ही से तैयारियां कर रहे हैं, और इनका मानना है कि जिस तरीके से 2 सालों से चलाइकलान सख्त रहा या विंटर सख्त रहा, तो इस साल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज इनिशियल डे है, शुरुआत है सर्दियों की, तो आज ही इतनी सर्दी है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 40 दिन आने वाले चलाइकलान के, उसके बाद जो बाकी 10-20 दिन होते हैं सर्दियों के, तो उसको कैसे निपटा जाए। लेकिन इस बीच में जिस तरह से मैंने कहा कि जो बड़ा मसला रहता है वो बिजली का मसला रहता है। बिजली अच्छे तरीके से नहीं रहती है, जिस तरह से आपको पता होगा कि कर्टेलमेंट शेड्यूल ऑलरेडी इशू किए गए हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उससे कहीं ना कहीं लोग अभी भी परेशान है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रहती, अगर पावर विंटर्स के दौरान अच्छा रहता तो ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन ये बात भी जहन नशीन करनी चाहिए, ये बात भी लोगों को भी समझनी चाहिए कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिजली की ज्यादा है और कैपेसिटी जो है कम है। लगातार महकमे की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप हिसाब के एक शेड्यूल के मुताबिक आप बिजली लीजिए, और उसके साथ जो हीटिंग अप्लायंस है वो भी आप एक अच्छे तरीके से लीजिए, ताकि ओवरलोडिंग ना हो, ओवर शेडिंग ना हो, जिसके नतीजे में बिजली कटौती करनी पड़े। तो फैसल रियाज आपका ये थे श्रीनगर से। फैसल रियाज तफसीलात फराहम कर रहे थे मौसम के हवाले से, मौसम के अपडेट के हवाले से, किस तरह की सर्दी लगातार वादी कश्मीर के, क्योंकि अब आने वाले दिनों में चलाइकलान भी आएगा 21 दिसंबर के बाद ही किस तरह की सर्दी होगी। आज इस तरह की सर्दी है तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा सर्दी हो सकती है। लेकिन महकमे मौसमियात का मानना है कि 10 दिसंबर तक फिलहाल मौसम ऐसे ही रहेगा, खुश्क रहेगा, और सुबह सुबह धुंध भी साफ दिखाई देगी, और साथ ही साथ अगरचे धूप दिन में भी निकलेगी, लेकिन सर्दी में कहीं ना कहीं राहत नसीब नहीं होगी। अब जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर जिस तरह से सर्दी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग जो है वो हीटिंग गैजेट्स का भी इस्तेमाल खूब करते हैं। चाहे इनमें हीटर की बात करेंगे, जो साथ ही साथ दीगर जो हीटिंग जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है, गैस बुखारी का इस्तेमाल होता है। लेकिन दूसरी तरफ से तिबी माहिरीन ने इस हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी। उनका मानना है कि इनका इस्तेमाल करने से सेहत पर जो है मनफी असरात मुरतब होंगे, और साथ साथ ही स्किन कैंसर जैसी यानी कि जल्द में खुश्की या दीगर बीमारियां जो स्किन बीमारियां हैं वो इससे हो सकती हैं। इस हवाले से तिबी माहिरीन का क्या कुछ कहना है, देखते हैं। अगर आप कोई भी हीटिंग डिवाइस, चाहे पहले हम कांगरी लेते थे, उसके अलावा कोई हीटिंग डिवाइस नहीं होता था पिछले ज़माने में कश्मीर में, हम वो साथ रखते थे, टांगों के बीच रखते थे और लगातार रखते थे। उससे क्या होता था कि लगातार हीट रहती थी टांगों के बीच में जो एरिया है, तो उससे जो स्किन है उसमें जो रैश पड़ता था, और उस रैश की वजह से वो लगातार उसको कॉम्प्लिकेट हो सकता था। और कई सारे हमारे पास उन दिनों
स्किन कैंसर लेके भी आते थे। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर आप एक्सेसिव हीट किसी बॉडी स्किन पार्ट पे लगातार दे दोगे, उससे रैश हो जाएगा, और उस रैश को जो हम लोकल वर्निकुलर में नारितित कहते थे पहले ना, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको एरिथमिया एबिग्नी कहते हैं। तो ये एक नॉन फैक्ट है साइंस में कि अगर आप एक्सेसिव हीट एक पार्ट पे कोई डिवाइस रखोगे, लगातार रखोगे, उससे ये स्किन रैश हो सकता है। और कुछ लोगों में इस स्किन रैश की वजह से, जो कांस्टेंट हीट की वजह से, फिर ये चेंज हो सकता है और स्किन कैंसर भी हो सकता है। और न सिर्फ कांगड़ी की वजह से, लेकिन अगर हम बॉटल भी लगातार रखेंगे और ना विदाउट क्लोथ्स या बिल्कुल साथ रखेंगे, तो उससे भी ये ख़तरा है। या कोई भी हीटिंग अप्लायंस साथ रखेंगे स्किन से, उससे भी ये ख़तरा है। तो इसीलिए जो आज विंटर में इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है, लेकिन तो ये एहतियात ज़रूरी है। अगर आप हीटिंग अप्लायंस, इवन ब्लोअर जो हीटिंग है, या कोई भी हीटिंग डिवाइस आप कमरे में, बंद कमरे में रखते हो, लगातार रखोगे रात को, उससे और भी हेल्थ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से हमने बार बार कहा है, गैस हीटर्स की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन हो सकती है, उससे मौतें भी होगी हैं। और वही कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हीटिंग अप्लायंसेस से, बाकी हीटिंग अप्लायंस से होगा, चाहे ब्लोअर है या कोई भी हीटिंग अप्लायंस आप कमरे में रखोगे, बंद कमरे में रखोगे, रात भर रखोगे, उससे भी यही ख़तरा है। इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूरी है, हीटिंग भी करनी है, लेकिन आपको रात भर बेसिकली ये हीटिंग जो ब्लोअर है नहीं रखना है, बीच बीच में आपका ये जो है बंद करना है। आइडियली अगर आपका कमरा गर्म होता है तो आप रात को बंद करके रखो ये हीटिंग। न सिर्फ ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ख़तरा है, बल्कि इसमें अगर आप सपोज़ इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट यूज़ करते हो, उसमें कई मौतें हो गई है, प्लग निकालो उससे। अगर आपका कमरा गर्म हो गया, ब्लोअर रखा हुआ है, कोई हीटिंग अप्लायंस रखी हुई है कमरे में, आप निकाल दो और रात भर वो मत चला। यही आपकी वसादत से लोगों को ये प्रिकॉशंस लेनी है, ताकि वो हीटिंग के अलावा अपने आप को सेफ रखें। जैसा कि हम जानते हैं आजकल सर्दी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रूम जो है वो कोजी और वार्म रहे। हम गैस हीटर्स और रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो सही तो है, लेकिन उनके नुकसानात भी है। जैसे कि गैस हीटर्स की वजह से एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो पॉइजनस गैस है, वो रूम्स में जमा होती है, और उसकी वजह से जो बॉडी में है ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, और जो आदमी है उसको फील होता है नॉशिया, वॉमिटिंग, सर दर्द होता है, इवन स्लीपीनेस, जिसकी वजह से उसको पता भी नहीं चलता है कि गैस ऑन हो रही है, और उसके काफ़ी नुकसानात होते हैं और उनकी डेथ्स हो जाती हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पे हमने देखा कि वो दम चूल्हे का यहाँ पे औरत इस्तेमाल करती है, वो कुकिंग के साथ साथ उसको कहते हैं कि हीटिंग पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या हम माने कि उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे जो हम कहेंगे कि जाने चली गई? जी हाँ, हो सकता है कि जो वो कोयले का इस्तेमाल करती है, जिसको आप दम चूल्हा कहते हैं, उससे भी नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि अपना एक रूम टेम्परेचर होता है, रूम में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से जब ये हम चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो रूम में ड्राइनेस होती है। इस ड्राइनेस की वजह से जो है ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और जानें ज़ाया हो जाती है। मैंने देखा यहाँ पे डॉक्टर साहबा कि बहुत सारे लोग आज जो ही यहाँ पे विंटर्स का सीजन स्टार्ट होता है, वो एलर्जी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि स्किन डिजीज के बारे में उनको एलर्जिक होती है। क्या मैं मानूं कि इस हीटिंग सिस्टम की वजह से वो एलर्जियाँ भी यहाँ पे? जी हाँ, इस हीटिंग सिस्टम की वजह से कमरों में जिसको हम स्मॉग या एलर्जेंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी, क्योंकि लोग अब यहाँ पे जो माइनस टेम्परेचर अब दिन ब दिन देखने को मिलता है कश्मीर में, लोग ज़्यादा अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, या वो गैस बुखारिया हो, या हम यही कहेंगे कि दम चूल्हे, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सी जाने चली गई, मगर फिर भी जब माइनस टेम्परेचर हम चाहते हैं कि नहीं लगाएंगे, तो क्या एडवाइजरी रहेगी, यानी कि क्या मैसेज रहेगी लोगों को? हाँ, गर्मी के लिए तो हमें गैजेट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शनिंग के हिसाब से। जैसे कि पहले ये देखें कि ये प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, कहीं लीकेज तो नहीं है, या कोई गड़बड़ तो नहीं है इन गैजेट्स में। और दूसरी बात, अगर करे तो अनअटेंडेड ना करे ये चीज़ें इस्तेमाल, और प्रॉपर वेंटिलेशन रूम्स में होनी चाहिए।
यहाँ पे COPD पेशेंट्स होती है, उनको ऑलरेडी यहाँ पे सांस लेने में तो दुश्वारियाँ होती है जो यहाँ पे विंटर सीजन होता है, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा? हाँ, जो COPD पेशेंट्स होते हैं, जब ये उनमें ऑलरेडी डिप्लीशन होती है बॉडी में इसकी, उनको ब्रेथलेसनेस होती है, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनमें काफ़ी फिर वो उनकी जो सिम्टम्स होती है वो एग्जैजुरेट होती है। उस वजह से उनको भी प्रॉपरली वेंटिलेशन रखना चाहिए और इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। बढ़ते आगे बात जरा शुमाली कश्मीर की भी करते हैं। शुमाली कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के अंदर जहां पर बद इंतजामी के हवाले से शिकायतें मौसूल हुई हैं, अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में बद इंतजामी और नाकस कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट्स की जांच के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामी की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर यशपाल शर्मा, जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में बद इंतजामी के मुतल्लिक मौसूल होने वाली शिकायत की तहकीकात करेंगे। हुक्मनामे के मुताबिक इंक्वायरी ऑफिसर इस हुकूमती हुक्म के जारी होने की तारीख से 3 हफ्तों की मुद्दत के अंदर ये रिपोर्ट पेश करेंगे। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बारामूला से इरशाद भट्ट। कश्मीर के ज़िले बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात करें, क्योंकि पहले से ही ये सुर्खियों में रह चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं आप देख सकते हैं यही वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे अक्सर बेशतर जो है लोगों के मुश्किलात जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी सरकार के नोट्स में लाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में लाया, चाहे यहाँ पे प्रिंसिपल हो, चाहे GMC मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट हो उनके नोट्स में लाए, मगर आज तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। बल्कि यहाँ पे देखा जाए साफ सफाई का फुकदान है, लिफ्ट काफ़ी उर्से से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, चाहे बड़ों की बात करें या छोटों की बात करें, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ देखा जाए कल जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ भूपेंद्र कुमार जी ने एक ऑर्डर निकाला है, अब इंक्वायरी टीम जो है वो मुंतखब की गई। अब उसमें यशपाल शर्मा को जो है इंचार्ज दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर उसी की निगरानी में जो है अब 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है यहाँ पे इंक्वायरी होगी। कौन डॉक्टर, कौन ऑफिसर इसमें जो है मुलव्वस पाया जाएगा, अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है मुकामी लोग आते हैं, चाहे हम यहाँ पे दूर दराज इलाकों से, चाहे सरहदी इलाकों से, उड़ी की बात करें या कुपवाड़ा टंगडार की बात करें, वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और वो अपना इलाज जो है यहाँ पे करते हैं। फिलहाल यहाँ के जो लोगों के साथ हमने बात की, लोगों का ये कहना है ये सरकार की जानिब से एक अच्छा कदम है, सरकार की जानिब से एक अच्छा फैसला है। अब आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा, आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा क्या इन डॉक्टरों के साथ साथ चाहे दीगर जो यहाँ पे स्टाफ है अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। अब बात जरा करेंगे वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से, जहां कल इस हवाले से पूरी दुनिया में इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया है और 1 दिसंबर को ये एड्स डे मनाया जाता है। वो इस सिलसिले में हवाले से सईद मंतकी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान मुकर्रीन ने एड्स के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में अमला और तलबा की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया है कि एड्स का आलमी दिन मनाने का बुनियादी जो मकसद है वो न सिर्फ दुनिया भर के लोगों में इस इन्फेक्शन और इसके इलाज के बारे में आगाही फैलाना है, बल्कि उन लोगों के साथ यकजहती या मदद का इजहार भी करना है और उनकी मदद भी करना जो एड्स में मुब्तला है। हमने बच्चों को अवेयर किया है कि किन वजूहातों से ये एड्स फैल रहा है। एड्स एक्चुअली इज एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो कि कॉज होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि ये वायरस T4 हेल्पर सेल्स एंड CD4 सेल्स को ख़त्म करता है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म एक इंसान में होता है वो ख़त्म हो जाता है इस वाले वायरस से। जैसे कोविड है, कोविड ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करता है, तो इसी तरह जो HIV एड्स है, ये वायरस भी एक इंसान के कुव्वत को ही ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से इंसान सारे डिजीज़ के शिकार हो जाता है। हमारे कंट्री में भी एंड बहुत मतलब इसके रिपोर्ट्स आए हैं कि बहुत टाइम से
कि एड्स फैला हुआ है। एंड जम्मू कश्मीर में भी इसके रिपोर्ट्स आए हैं जो कि इस वक्त एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जो जम्मू कश्मीर के हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड है ओनली 6000 एंड 3000 जिसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन दिस इज द ओनली वी कैन से आइसबर्ग ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट। एंड ये ऊपर वाला तह हमें दिखता है, नीचे ये डिजीज कितनी फैली है वो हमें पता नहीं है। इसलिए हम अवेयर कर रहे हैं अपने लोगों को। अवेयरनेस आई बिलीव एंड वी एट IUST बिलीव अवेयरनेस इज अ सोशल मेडिसिन। जितना ये लोगों तक बात पहुँचे उतना ही ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने ये आज पॉलीटेक्निक ऑन्टीपोरा जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज है, तो वहाँ हमने आज ये प्रोग्राम बनाकर। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।